guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Futuristic Academy and now we are going to study the chapter Structural Change from class 12 Sociology part 2nd. सो गाइस हम इस वीडियो के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है इस चैप्टर के वो वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और ये आपके आगे सोशियोलॉजी में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। तो ये डेफिनेशंस आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। सो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन इज अ बर्थ रेट। अब बर्थ रेट नॉर्मली भी आप लोगों को पता है बर्थ रेट क्या होता है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं अपॉन 1000 पॉपुलेशन। 1000 पॉपुलेशन से डिवाइड करा जाता है टोटल नंबर ऑफ बच्चे जितने पैदा हुए हैं, इसको हम कहते हैं बर्थ रेट। और डेथ और हमारा डेथ रेट भी बिल्कुल सिमिलर चीज होती है। डेथ रेट मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है, उसके अंदर कितनी डेथ हुई है अपॉन आर 1000 डिवाइड करा जाता है। उसके बाद हमारा ये आप न्यू वर्ड पढ़ोगे इस साल, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज या फिर और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। या तो आप इसको रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कह सकते हैं या तो आप इसको ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। जब पूरे साल का या जितने भी 10 साल का 5 साल का जब निकाला जाता है पूरा डाटा, तो वो लोग क्या करते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट को माइनस कर देते हैं, जिससे हमारा क्या निकलता है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और आर ग्रोथ रेट भी निकलता है। तो ज्यादातर ट्रिक करने के लिए वो लोग या तो अगर आपके एमसीक्यूज आएंगे वट एवर, तो वो आपको ये दे सकते हैं कि व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या फिर वो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज ग्रोथ रेट। तो आपको याद रखना है कि इन दोनों का एक ही डेफिनेशन है, रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। उसके बाद अगर हम अगर हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस होता है वो अगर कभी भी 0 आ गया तो मतलब हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गए हैं। जब हम डिवाइड करेंगे बर्थ रेट और डेथ रेट को और जब हमारा प्रोपोर्शन, हमारा जो आंसर है वो 0 आएगा, तो हम लोग एक 0 लेवल पे पहुंच जाते हैं। और 0 लेवल पे पहुंचने का मतलब होता है हमारा रिप्लेसमेंट लेवल। मतलब ये और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। रिप्लेसमेंट लेवल के अंदर क्या होता है, हमारे जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू बच्चे पैदा हो रहे हैं, न्यू जनरेशन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं बाय ओल्डर वंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज 20 डेथ्स हुई तो ऑन द अदर एंड 20 बर्थ्स भी हुए, तो इस चीज को हम रिप्लेसमेंट लेवल कहेंगे कि दोनों चीज एक ही पेस पे चल रही है, ना कुछ ज्यादा ऊपर है ना कुछ ज्यादा नीचे है। और रिप्लेसमेंट लेवल ज्यादातर जितनी भी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है, आपको पता होना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, 3 टाइप की कंट्री होती है, ये भी आप सोशियोलॉजी में पढ़ोगे। तो रिप्लेसमेंट लेवल ज्यादातर सिर्फ हमारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आता है। और डेवलप्ड कंट्रीज कौन से होगी, फॉर एग्जांपल यूएसए, ये हमारी डेवलप्ड कंट्री होती है जहां पे रिप्लेसमेंट लेवल आता है। इंडिया में रिप्लेसमेंट लेवल नहीं आ सकता क्योंकि हमारा बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। जब आपका जो सम होगा वो 0 आ जाएगा, उसके बाद आप कहाँ पहुंचोगे, रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंचोगे। और रिप्लेसमेंट लेवल में क्या होगा, आपकी न्यू जनरेशन को हम ओल्डर जनरेशन से रिप्लेस कर देंगे एट अ सेम पेस। उसके बाद हमारा है फर्टिलिटी रेट। ऑब्वियसली आप लोग फर्टिलिटी रेट से भी बहुत ज्यादा सिमिलर हो गए। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि हमारे 15 to 49 ईयर्स की जो एज ग्रुप की वुमेन्स होती हैं वो कितने बच्चे प्रोड्यूस कर रही हैं, कितने बच्चे वो प्रोड्यूस कर रही है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000। ये तो पता ही है, यहाँ भी 1000 आएगा, डेथ रेट में भी 1000 आएगा, फर्टिलिटी रेट में 1000 आएगा। बट मैंने आपको एक एक्सेप्शन बता, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक एक्सेप्शन होती है जिसके अंदर 100 नहीं 1000 पॉपुलेशन होता है, उसको हम कहते हैं सुसाइड रेट। तो वो चीज याद रखना। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज आर टोटल फर्टिलिटी रेट।
अब आपने फर्टिलिटी रेट तो सुना हुआ है, अब टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट के अंदर ये होता है कि एक जो हाइपोथेटिकल वुमेन होती है वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में, वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में कितने बच्चे प्रोड्यूस कर रही है, कितने बच्चे वो प्रोड्यूस कर पा रही है। ऑब्वियसली एक वुमेन का जो प्रोड्यूसिंग पीरियड होता है वो 15 टू 49 एज ईयर होता है। इसी टाइम पीरियड में वो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द वुमेन्स प्रोड्यूस करती है। तो टोटल फर्टिलिटी पॉपुलेशन ये निकालता है कि इतने लाइफ स्पैन में एक हाइपोथेटिकल वुमेन कितने बेबी प्रोड्यूस कर पा रही है, इसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। हाँ, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर वो एवरेज नंबर ऑफ बेबीज, कितने नंबर ऑफ बेबीज वो प्रोड्यूस कर पा रही है इन ईच सेगमेंट ऑफ द एज ग्रुप, हर एज ग्रुप के अंदर अंदर कितने टाइम स्पैन में और कितने बेबी प्रोड्यूस कर पा रही है, इसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। और फर्टिलिटी रेट हम कहते हैं कि एक वुमेन कितने बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं नॉर्मली, नॉट हर होल लाइफ स्पैन, 1000 पे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं अपने इन्फेंट मोरालिटी रेट की। अब इन्फेंट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है बेबी, बहुत छोटे बेबीज। इन्फेंट का मतलब होता है बेबी। अब इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि एक बेबी, कितने बेबीज होते हैं जो बोर्न होने के बाद जिनकी डेथ हो जाती है जब 1 साल से पहले, बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1। कितने बेबीज है जो बोर्न होते हैं बट वो अब ज्यादा नहीं जी पाते और उनके 1 साल होने से पहले, 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो जाती है पर 1000 पॉपुलेशन। ऐसे निकलता है हमारा इन्फेंट मोरालिटी रेट। ऊपर कितने बेबीज की डेथ हो गई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 और नीचे पर 1000, ऐसे निकलता है हमारा इन्फेंट मोरालिटी रेट। अब हमारा द मैटरनल मोरालिटी रेट, इसका मतलब क्या होता है ऐसे याद कर लेना, एम से मदर। इनफैंट तो आपको मीनिंग पता ही है, यहाँ पे एम से एक शॉर्ट हेल्प बता रही हूँ, एम से आप मदर याद कर सकते हो। इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि नंबर ऑफ वुमेन जिनका चाइल्ड बेयरिंग में या फिर चाइल्ड बर्थ में डेथ हो जाती है पर 1000 लाइफ बर्थ्स, कि कितने लोग हैं जिनका, कितनी वुमेन्स है जिनकी डेथ हो जाती है या तो ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग गिविंग बर्थ। इसके अंदर हम लोग ये चेक करते हैं। उसके बाद हमारा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हमारे इंडिया में मैं बताती हूँ 69.9 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अभी रिसेंटली ये चेंज होती रहती है, इन सबकी जितनी भी एवरेजेस निकलती है वो चेंज होती रहती है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक इंसान, 1 पर्सन कितने साल तक जी सकता है। तो हमारे इंडिया में ये बोला जाता है कि एक इंसान अप्रोक्सीमेटली 69 या 70 तक जिएगा इंडिया के अंदर, उसके बाद ज्यादातर लोगों की डेथ हो जाती है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? एक बंदे का, एक इंसान का लाइफ स्पैन, कि वो कितने साल जी सकता है। उसके बाद हमारा द सेक्स रेशियो इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल्स एंड मेल्स बेबीज। ये हमारा कैलकुलेट होता है फीमेल्स अपॉन 1000 मेल्स। 1 जैसे ऊपर आएगा आपका फीमेल्स और नीचे आएगा आपका, ऐसे ये कैलकुलेट होता है। अब इंडिया के अंदर हमारी सेक्स रेशियो बहुत गिर गई है, बहुत ज्यादा खराब चल रही है। क्योंकि ज्यादातर लोग मेल बेबीज को ज्यादा हाइप करते हैं कि मेल चाहिए, और फीमेल बेबीज को ज्यादातर लोग अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। पहले के टाइम में अबॉर्शन हो सकती थी ये जानने के बाद कि फीमेल बेबी है, बट अब इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। इसके बारे में भी हमारा एक नेटल एक्ट निकला था, जिसके बारे में आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे। उसके अंदर
उन्होंने मना कर दिया था, इंडिया ने बैन कर दिया था कि आप बेबी बॉर्न होने से पहले अल्ट्रासाउंड में ये नहीं बता सकते बेबी का जेंडर। पहले बेबी का जेंडर बताया जाता था, अब बेबी का जेंडर नहीं बताया जाता। तो सेक्स रेशियो क्या होता है, फीमेल्स अपॉन 1000 मेल्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ऑब्वियसली आप इससे थोड़े फेमिलियर हो गए, अब आप इससे बिल्कुल फेमिलियर नहीं हो गए, न्यू वर्ड है, न्यू चीज है, तो ध्यान से सुनना। द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। एज स्ट्रक्चर से आपको क्या समझ आ रहा है? एज स्ट्रक्चर से आपको क्या समझ आ रहा है? एक इंसान का एज का स्ट्रक्चर, कि एक इंसान की एज कैसी जा रही है, उसकी कैसी हेल्थ है। तो एज स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हर एज में, हर एज ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल से 15 साल के कितने बच्चे हैं, उसके बाद 15 साल से हमारे 40 साल के कितने लोग हैं, उसके बाद हमारे 40 से 75 कितने लोग हैं। तो ये अलग अलग एज ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, ये अलग अलग एज ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अंदर इस एज ग्रुप को, जैसे इस एज ग्रुप को और अपॉन दिस दिस, इन दोनों को करके निकालना होता है। मैं फिर से समझा देती हूँ और अच्छे से। इसके अंदर ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फर्स्ट एज ग्रुप है वो है 0 to 5, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड एज ग्रुप है वो है हमारा 5 to 10 फॉर एग्जाम्पल, और जो हमारा थर्ड एज ग्रुप है वो है हमारा 10 to 15, सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल लिया है। उसके बाद अगर मुझे एज स्ट्रक्चर निकालना है और 0 to 5, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगी, 0 to 5 को अपॉन करके ये प्लस ये सेकेंड एज ग्रुप प्लस थर्ड एज ग्रुप, क्योंकि पॉपुलेशन तो इतनी है ना, पॉपुलेशन तो इतनी है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट एज ग्रुप रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन तो इतनी ही है। तो इसलिए एज स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर कितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं अपॉन द टोटल पॉपुलेशन। अब हमारा एजिंग ऑफ पॉपुलेशन इसी से रिलेटेड है। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये होता है, जब हमारी जो यंगर जनरेशन होती है वो हमें पता चलता है कि कम है, और जो हमारी ओल्डर एज ग्रुप होता है पता चलता है ज्यादा है। अब अगर हमारी यंगर जनरेशन कम है, स्मॉलर है प्रोपोर्शन में, तो मतलब हमारे जो लोग डिपेंडेंट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि जो स्मॉलर एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपको ये लिखना है कि जो आपका यंगर एज ग्रुप होता है वो कम होता है, और जो आपका ओल्डर एज ग्रुप होता है वो ज्यादा होता है। अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके अंदर हम दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। सबसे पहला है डेपेंडेंसी रेशियो। डेपेंडेंसी रेशियो, अब डेपेंडेंसी रेशियो का मतलब ये होता है कि सबसे पहली बात जो हमारा यंगर ग्रुप है और हमारा ओल्डर ग्रुप है। ओल्डर ग्रुप में आ गए आपके लोग आफ्टर 65 के बाद जितने लोग होते हैं, 65 के बाद जितनी हमारी जनरेशन एग्जिस्ट करती है वो हमारा ओल्डर ग्रुप हो गया। और यंगर आप लगा लो 15 से पहले 0 to 15 जितने ग्रुप होते हैं वो हमारा यंगर ग्रुप हो गया, और 65 से आपका आगे आगे जाके जितना ग्रुप होता है वो आपका ओल्डर ग्रुप होता है। तो इसके बीच में ग्रुप एग्जिस्ट करता है। कौन सा ग्रुप होता है, वो होता है जिसपे, मैं इसको यहाँ पे मिडिल लिख रही हूं, जिसपे हमारे लोग डिपेंडेंट होते हैं। अब ऑब्वियसली 15 से 65, ये जो एज ग्रुप है 15 से 65 का, इसके अंदर क्या है, हमारी वर्किंग ग्रुप, जो काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं।
और वो सिर्फ अपने लिए नहीं काम कर रहे, वो अपनी जनरेशन्स के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर एक मेल है वो बाहर जा रहा है काम करने, तो उसको ऑब्वियसली अपने बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए भी अर्न करना है और उनको अपने ओल्डर पेरेंट्स एंड मदर के लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी काम करना है। तो ये क्या पता चल रहा है कि जो 15 से 64 के बीच में जो एज ग्रुप होता है उसके ऊपर लोग डिपेंडेंट होते हैं। कौन से लोग डिपेंडेंट होते हैं? एक तो हमारा यंगर एज ग्रुप जो ऑब्वियसली काम कर नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, और हमारे ओल्डर एज ग्रुप जिनका काम करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, अब उनको कोई जगह काम नहीं मिलेगा। तो ये लोग अपने ओल्ड एज में किस पे डिपेंडेंट होते हैं? अपने बच्चों पे, और उनके बच्चे और उनके ऊपर कौन डिपेंडेंट होता है? उनके बच्चे। तो इसका मतलब क्या है? जो 15 से 65 ईयर के एज ग्रुप होता है उसके ऊपर दो लोग डिपेंडेंट होते हैं। फर्स्ट आर यंगर एज ग्रुप एंड सेकेंड आर ओल्डर एज ग्रुप, एंड दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी रेशियो, कि कितने लोग डिपेंडेंट है इनके ऊपर और ये कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड कब आता है? जब हमारा डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाता है। डिपेंडेंसी रेशियो, जब हमारा डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाता है, कैन बी अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यू टू लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स रिलेट टू नॉन वर्कर्स। दिस इज रेफर्ड एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम एज स्ट्रक्चर। इससे हमें क्या पता चलता है? सबसे पहली बात तो कि हमारा जब डिपेंडेंसी रेशियो गिर जाएगा तो क्या होगा? हमारे जो लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स होंगे रिलेटेड टू नॉन वर्कर्स भी गिर जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इतने सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं एक एज ग्रुप के ऊपर, तो वो चीज क्या होगा? गिर जाएगा। कम लोग डिपेंडेंट होंगे तो ऑब्वियसली उन लोगों के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो जाएगा कि हाँ ओके, अब हमें इतने पर्टिकुलर अर्न नहीं करके आने हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जब हमारा डिपेंडेंसी रेशियो गिर जाता है तो हमारे जो वर्किंग रिलेटेड टू नॉन वर्कर्स होते हैं, लार्ज पॉपुलेशन जो प्रोपोर्शन होता है, वो भी हमारा सोर्स गिर जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। So guys, that is it for today's video, and if you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any doubt or online or offline classes, you can comment down below or contact the number given below, and please connect to us on Facebook, Instagram and Telegram.